वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर दिया गया है, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30 वर्ग मीटर है और जो ऊंचाई दिया गया है आधार से 7 मीटर अधिक है। यानी अगर हम आधार को x मानेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x+7। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई हाइट, और क्षेत्रफल कितना दिया गया 30 बराबर 1/2। इसका जो आधार दिया गया वो x दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है वो x+7 दिया गया है। ठीक है, अगर ये दो इधर आएगा तो यानी x × x+7 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण आएगा, क्योंकि x गुने x² हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण आएगा। तो द्विघात समीकरण जब भी आए तब हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन रखेंगे। अगर हम x के बदले में ऑप्शन से 5 रखते हैं तो यानी 5 गुने 7 5 12, यानी 12×5 = 60 आ गया। तो यानी x के बदले में 5 रखने पर ये जो ऑप्शन है वो, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इसका मतलब x का मान जो होगा वो 5 होगा। आधार जो है, आधार हम लोग x माने थे तो x का मान 5 हो जाएगा, तो आधार 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर यही ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई x+7 था, यानी 7 5 12 हो जाता है इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे आधार पूछा तो आधार x का मान 5 दिया गया है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो धनात्मक संख्या का अंतर 50 है और दोनों का जो अनुपात है 7:2 है। यानी संख्या का अनुपात 7:2, अनुपात में कितना का अंतर हो रहा है 5 का, और वास्तव में कितना का अंतर हो रहा है 50 का। यानी 5 का वैल्यू 50, 1 का वैल्यू 10। इसका मतलब जो पहला संख्या था 7 का वैल्यू 70 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 10 तो 7 का वैल्यू 70, और ये 2 का वैल्यू 20 हो जाएगा। 10 दूना 20। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 70 20, 70 गुने 20 यानी 1400, 7 दूना 1400 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट। यानी जब पी का लंबाई 5 फीट रहता है तब परछाई कितना का हो जाता है, 7 फीट का होता है। ठीक है, उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट है। यानी जब स्कूल के परछाई की लंबाई 42 फीट है, यानी जब परछाई 6 गुना हुआ तो इसका मतलब जो लंबाई होगा, ओरिजिनल लंबाई, वो भी 6 गुना होगा। यानी 5 का 6 गुना कितना होता है, 30 हो जाता है। यानी इसका मतलब स्कूल की जो इमारत की लंबाई होगी वो 30 फीट होगी। इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी होगा, जब 7 मीटर परछाई की लंबाई होती है तो आदमी की लंबाई 5 फीट होती है। तो 1 फीट अगर परछाई की लंबाई होगी तो जो उसका ओरिजिनल लंबाई होगा 5/7 फीट हो जाएगा। और जब 42 फीट लंबाई होगा तब जो उसका लंबाई 42 फीट परछाई होगा तब जो लंबाई कितना होगा, 5/7 गुने 42, यानी 7 से कितना बार में, 6 बार में, यानी 6 पंचे 30 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13/21 में इसमें बड़ा और छोटा पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 13/21 है और 57/97 है और 52/94 है, उसके बाद 36/79 है। अगर इसमें जैसे अगर कोई छोटा वैल्यू देता है 2/3 और 4/5 में कौन बड़ा है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को इस 2 से गुना करते तो 10 आता, और इस 3 को इस 4 से गुना करते तो 12 आता। यानी 10 और 12 में कौन बड़ा है, तो 12 बड़ा है। तो हम कह सकते थे कि 4/5 जो है वो बड़ा होगा 2/3 से। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बड़ा वैल्यू दिया गया है, अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको डेसिमल में बदल देना है और डेसिमल के कम से कम 2 अंक तक जाना है। अगर 13/21 को करेंगे तो 0.61 आएगा डेसिमल में करेंगे इसको तो, और 57/97 करेंगे अगर डेसिमल में तो 0.58 आएगा, और 52/94 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.55 आएगा, और 36/79 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.45 आएगा। तो अब हमें ईजिली पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा ये 36/79। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, ये 52/94। उससे बड़ा कौन हो गया 57/97, और उससे बड़ा कौन हो गया 13/24।
21। तो इस ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ये जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 90 मेज का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से इसको अनुपात में लाएंगे तो आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य को काट के नीचे ले आते हैं और ये 90 को काट के नीचे ले जाते हैं। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 60 रुपया हो गया तो विक्रय मूल्य 90 रुपया हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो कितना का लाभ हो रहा है? 30 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना में? क्रय मूल्य 60 रुपये में गुने 100, यानी 30 से 2 बार में और ये 2 से 50 बार में, यानी 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है और उसमें BC की लंबाई 4 और EF की लंबाई 7 दिया गया। तो ABC का क्षेत्रफल 144 है, तो DEF का क्षेत्रफल निकालना है। अगर जब दो त्रिभुज समरूप होता है, तो उसके एरिया के अनुपात, यानी त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसके जो एरिया का अनुपात होगा वो उसके भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। BC बटा EF का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है, भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल 144 दिया गया, तो यानी 144 बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF निकालना था, DEF का क्षेत्रफल निकालना था, और BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया और EF का लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 4/7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 16/7 इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 16/49, और 16 से कितना बार में कटेगा? 9 बार में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये 49 गुने 9, तो 49 गुने 9 यानी 9 में 81। इकाई स्थान पे 1 आएगा और इकाई स्थान पे एक ही ऑप्शन सी में दिया गया, तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे गुना भी करेंगे तो 441 आएगा, लेकिन अगर इकाई स्थान से पता चल रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर सी कर देंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़े तो वो अपने अंकों के योग का 7 गुना हो जाते हैं, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो नंबर सिस्टम इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या बोले थे कि इस टाइप का सवाल जब भी आए तो हमें क्या करना है? इसको ऑप्शन से बनाना है। इन दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? 6 का 4 गुना 24 हो रहा है, यानी ये संख्या पॉसिबल हो सकता है। इसका अंकों का योग कितना है? 3 का 4 गुना 12, ये भी हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। इसका अंकों का योग 12 हो रहा है, ये अपने अंकों का 4 गुना है, 12 चौका 48, ये भी हो रहा है। इसके अंकों का योग 9 है, ये भी अपने अंकों का योग का 4 गुना है, तो यानी ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। यानी पहला स्टेटमेंट से चारों का चारों ऑप्शन पॉसिबल हो रहा है। तो अब अगला स्टेटमेंट देखेंगे। यदि संख्या में 27 जोड़े तो वो संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना हो जाता है। अगर हम 24 में 27 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है? यानी 7 4 11, 3 2 5 1 6 61। इसके अंकों का योग कितना है? 6। क्या 6 का 7 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 24 ऑप्शन में नहीं होगा। अगर हम 12 लेंगे और इसमें 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 39। इसके अंकों का योग कितना है? 3। क्या 3 का 7 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब हम 27 जोड़ते हैं तो अंकों के योग के 7 गुना हो जाता है। जैसे 48 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 15, 4 2 75। इसके अंकों का योग कितना है? 12। क्या 12 का 7 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन 36 बचा। चेक कर लेते हैं। 36 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 27 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 3 2 5 1 6 63। अंकों का योग कितना है? 9 का 7 गुना हो जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 9 का 7 गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा, तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए और संख्या दिया रहे तो क्या करेंगे? हम इसको ऑप्शन बेस्ड इस सवाल को बनाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। एक 12 मीटर का खंभा है और एक 17 मीटर का खंभा है। ये दोनों ज़मीन पर सीधा खड़ा है। अब क्या बोला है? उनके पैरों के बीच की दूरी 12, यानी इसके बीच का जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी, यानी ये दूरी निकालना है, ये शीर्ष के बीच की दूरी। तो सबसे पहले क्या करते हैं?
इसको मिला देते हैं। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर है और तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। जब ये 12 और पूरा 17 था तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। 12 5 17, यहाँ से यहाँ तक 12 और इससे ऊपर का जो लंबाई होगा वो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जब ये लंबाई 12 था तो ये भी लंबाई जो है वो 12 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना बच जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका मतलब उसके जो शीर्ष का जो दूरी होगा वो 13 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट याद रख लेंगे समकोण त्रिभुज का। 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, 3 4 5, ये सब ट्रिपलेट याद कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में करता है यदि उनके काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। यानी ए बी का जो क्षमता है वो कितना है? 8:5। जब दोनों मिलकर काम करता है तो एक काम को 40 दिन में करता है। यानी जब दोनों मिलकर काम करेगा तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 13। इसका क्षमता 8 है और इसका क्षमता 8 है। यानी जब दोनों मिलकर काम करेगा तो टोटल क्षमता 13। यानी जब 13 क्षमता रहता है तो 40 दिन लगता है। जब एक क्षमता रहेगा तो कितना दिन होगा? 40 × 13, क्योंकि क्षमता कम होता है तो दिन ज़्यादा लगता है। क्षमता जैसे ही कम होगा तो दिन ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लगेगा इसका मतलब गुना करना पड़ेगा। यानी जब एक क्षमता रहता है तो 40 × 13 दिन लगता है। ए उस काम को अकेला कितने दिन पूरा करेगा? यानी ए का क्षमता 8 है। यानी जब एक क्षमता तो 40 × 13 दिन, तो 8 क्षमता तो कितना दिन? 40 × 13/8, यानी 8 से 5 बार में 40, यानी 13 पंचे 65 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें बहुलक पूछा गया। तो बहुलक किसको बोलते हैं? जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, यानी जिसका प्रयोग ज़्यादा बार किया गया हो। अगर 72 देखें तो 72 का प्रयोग एक ही बार किया गया है। ये 72 का प्रयोग एक बार किया गया। 75 का प्रयोग 1 2 बार किया गया है। और 74 का प्रयोग 1 2, 74 का प्रयोग भी 2 बार किया गया है। और 73 को देखें तो 73 का प्रयोग 1 2, 73 का प्रयोग भी 2 बार किया गया है। इसमें 75 का प्रयोग 3 बार किया गया है। एक यहाँ बार, 2 और 3। 75 का प्रयोग 3 बार किया गया है। यानी सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया? 75 का प्रयोग किया गया। तो जो इसका जो बहुलक होगा वो 75 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि दर 3% अधिक होता, यानी अगर दर 3% अधिक होता तो ब्याज भी एक साल में 3% अधिक मिलता। एक साल में 3% अधिक ब्याज होगा तो 6 साल में कितना अधिक ब्याज मिलेगा? 6 × 18%। और अधिक कितना मिला है? 900 मिला है। यानी ये 18% का वैल्यू 900 हो जाएगा। अगर 3% अधिक ब्याज होता तो 6 साल में 18% अधिक ब्याज मिलता और मिल कितना रहा है अधिक? 900 रुपये अधिक मिल रहा है। तो यानी ये 18% का वैल्यू 900, तो 1% का वैल्यू 18 × 5 = 90, यानी 50। तो मूलधन ज्ञात करना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 पे 00, यानी 5000 उसका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25 23 26 29 31 39 11 का माध्यिका ज्ञात करें। अगर माध्य ज्ञात करें तो इसका मतलब हो जाता है, उसका मतलब औसत निकालना है। यानी तब हम क्या करते हैं? सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है? माध्यिका निकालना है। माध्यिका जब भी निकालना बोले तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 11 को लिखेंगे 11, उसके बाद 23, उसके बाद 25, उसके बाद 25 के बाद 26 29 31 39, 26 29 31 39, इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिए। उसके बाद जो बीच में संख्या आएगा वही उसका माध्यिका हो गया। यानी 3 हम इधर से हटा देते हैं, 3 इधर से हटा देते हैं, तो जो बीच में आया वो क्या आ गया? 26 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो माध्यिका होगा वो 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएगी? यानी इसको हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। यानी समय कितना दिया गया, टाइम कितना दिया गया, 2 ईयर दिया गया है और जो रेट है वो 20% दिया गया है। यानी जब समय अर्धवार्षिक होता है, जब टाइम अर्धवार्षिक होता है, तब हम लोग क्या करते हैं?
टाइम को दोगुना कर देते हैं, यानी टाइम तब कितना हो जाएगा 4 ईयर, और रेट को क्या करते हैं आधा करते हैं, यानी 20/2 यानी 10% हो जाएगा। अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे, बेसिक से, तब क्या होगा, अमाउंट बराबर P यानी 80,000 गुने 1 + R/100, यानी 1 प्लस अगर 10/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110/100, यानी 11/10 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 11/10 लिखते हैं, यानी 11/10 गुने 11/10 4 बार, क्योंकि समय तो 4 दिया गया है, 11/10 गुने 11/10, ठीक है। तो अब हम देखिए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब इकाई स्थान पे जीरो तो नहीं आ रहा है कहीं भी। इकाई स्थान पे जब जीरो नहीं आएगा तो ये तीनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और एक ही ऑप्शन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट से भी पता कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इकाई स्थान पे 8 है, 1 है, 1 है और 1 है, तो 8 गुने 1 क्या हो जाएगा 8, यानी इकाई स्थान पे 8 ही आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बी में इकाई स्थान पे 8 दिया गया है। तो पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको यूनिट प्लेस से यहाँ पे पता चल जा रहा है कि एक ही ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, 8 के प्रथम 20 गुणक का औसत याद करें, यानी 8 का प्रथम 20 गुणक का औसत, यानी 8 का पहला गुणक 8, दूसरा गुणक 16, तीसरा गुणक आतरी का 24, तो 20वां गुणक कितना हो जाएगा 20 अट्ठे 160, यानी 20वां गुणक 160 होगा। इसका औसत निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर कभी भी समान संख्या में बढ़ रहा हो, कोई एपी में दिया गया हो और उसका औसत निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, पहला टर्म, यानी जब अगर समान संख्या में बढ़ें तब जो औसत होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2, तो पहला टर्म 8 है, लास्ट टर्म 160 है, बट्टा 2 यानी 168/2, यानी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, यानी इसका जो औसत होगा वो 84 हो जाएगा। ये कब ऐसा करेंगे, जब समान संख्या में बढ़े, यानी एपी में दिया गया हो। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, पी ने 1 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चला तो टोटल कितना दूरी तय कर लेगा, 50 गुने 1, यानी 50 किलोमीटर यहाँ तय कर लिया। अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अगर 2 घंटा चलेगा तो टोटल 140 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल दूरी, वो कितना हो जाएगा 140 + 50, यानी 190 टोटल दूरी आ जाएगा। और टोटल समय कितना आएगा, टोटल टाइम 1 घंटा यहाँ लगा और 2 घंटा यहाँ, यानी 2 + 1 3 घंटा टोटल टाइम आ जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहे हैं, औसत चाल पूछ रहे हैं। पी का औसत चाल ज्ञात करें, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। औसत चाल बराबर टोटल दूरी बटा टोटल समय। टोटल दूरी कितना आ गया था 190 और टोटल समय कितना आ गया था 3, यानी 190/3, यानी 3 × 6 क्या था 63.33, यानी अप्रॉक्स में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी ये जो संख्या है 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करें, यानी x393, ये 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने का क्या नियम है कि सम अंक का संख्या और विषम अंक का संख्या का जो अंतर होता है, अंतर वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11/33 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सम अंक को जोड़ें, यानी 3 पहले विषम अंक को जोड़ें, 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ 9 + समथिंग आएगा, यानी 9 + समथिंग। तो अब हम इस दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अगर हम x के बदले में 5 रखेंगे तो ये 14 हो जाएगा और 14 6 का अंतर 8 हो जाएगा। तो ना 0 आया ना 11 का मल्टीपल आया, तो इसका मतलब x के बदले में 5 नहीं आएगा। अगर हम x के बदले में 6 रखते हैं तो 9 6 15 हो जाएगा और -6, 15 में 6 गया 9, यानी ना तो 0 आया ना तो 11 का मल्टीपल आया, इसका मतलब 6 भी नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन से 8 रखते हैं तो 9 8 17 हो जाएगा, यहाँ पे 8 रहेगा तो 9 8 17 हो जाएगा ये, और 6 यानी 17 और 6 का अंतर 11 आ गया। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 रखने पर सम अंक और विषम अंक का जो अंतर आ रहा है वो 11 आ जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
एक दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 13 है। तो इस तरह का सवाल जब भी है तब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, 8 5 13 ये हो सकता है। उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है। यानी 85 को अगर हम बदलेंगे तो 58 हो जाएगा। तो कितना से घटा, 27 से घट गया। इसका मतलब जो संख्या था वो 85 था। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, बदली हुई संख्या ज्ञात करें। यानी जब संख्या 85 था तो बदली हुई संख्या क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर संख्या पूछता तो 85 होता, लेकिन बदली हुई संख्या पूछा है तो बदली हुई संख्या कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। यानी कोई व्यक्ति और उसका पुत्र, अगर पुत्र का आयु हम x मानते हैं तो व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, x + 26। 3 वर्ष बाद उसके आयु पुत्र के आयु से 3 गुना हो जाता है। यानी 1 मिनट, यहाँ पे व्यक्ति लिख लेते हैं, यहाँ पे पुत्र लिख लेते हैं। तो पुत्र की आयु अगर हम x मानेंगे तो व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, x + 26। 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 ऐड होगा और इसमें भी 3 ऐड होगा। 3 वर्ष बाद ये इतना साल का हो जाएगा और ये व्यक्ति इतना साल का हो जाएगा। तब जो व्यक्ति की आयु होगा ये पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x + 29 बराबर कितना हो जाएगा, 3x + 9 यानी 2x = 20 और x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब x = 10 तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। तो पिता की वर्तमान आयु हम लोग कितना माने थे, x + 26 माने थे। ये 3 बाद में ऐड किए थे ना, तो टोटल आयु कितना आ जाएगा, 26 + 10 यानी 36। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य से 160 रुपये रख दिया। अंकित मूल्य 160 रुपये यानी मार्क प्राइस जो है वो 160 रुपये है। 10% छूट देने के बाद उसे किराए मूल्य से 20% का लाभ मिलता है। अगर हम 10% का छूट देंगे तो कितना में बेचें, 160 × 90/100। 10% छूट देंगे तो कितना बेचें, 160 × 90/100 यानी 16 को 9 से गुना करेंगे तो 144 यानी 144 रुपये में बेचें। 144 रुपये में बेचने पर हमें कितना का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें CP निकालना है। तो CP कैसे निकालेंगे, 144 × 100/120। क्योंकि 120/100 कब करते, जब किराया मूल्य दिया रहता और विक्रय मूल्य निकालना रहता। लेकिन विक्रय मूल्य दिया है, किराया मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 100/120 यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 से ये 12 बार में, तो 1210 से गुना करेंगे तो 120 यानी इस वस्तु का जो किराया मूल्य होगा वो 120 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 1290 हो जाता है। यानी एक चीज़ ध्यान देंगे, जब 2 ईयर का CI X रुपया दिया गया हो और 2 ईयर का SI Y रुपया दिया गया हो। ठीक है, अगर दर निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी डायरेक्ट दर पूछ देता है। तो दर हम कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज का आधा कर देंगे गुना 100, ये दर आ जाएगा। जिससे अगर हम इस सवाल में दर निकालेंगे तो 1290 और 1200 का जो अंतर आएगा वो कितना का आ जाएगा, 90 का, और साधारण ब्याज का आधा करेंगे यानी 1200 का आधा करेंगे तो 600 यानी अंतर बटा साधारण ब्याज का आधा गुने 100 यानी 00 से 00 कट गया, 6 से 15 बार में, यानी जो दर आ गया वो कितना आ गया, 15% दर आ गया। अब जब दर 15% आ गया तो मूलधन कितना होगा वो निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100। साधारण ब्याज में मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। तो 2 ईयर का जो ब्याज था वो 1200 था, तो यानी 1200 गुने 100 बटा दर कितना आ गया, 15% यानी 15 गुने, और समय कितना था, 2 ईयर 2। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 15 से कितना, 15 80 बार में, 2 से ये कितना बार में, 40 बार में, यानी 4000 इसका मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल, यानी 2 ईयर का CA और 2 ईयर का SI जब दिया रहे तब जब हम दर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर बटा साधारण ब्याज का आधा गुने 100 दर आ जाएगा। जब दर आ जाएगा उसके बाद मूलधन पूछेगा तो ईजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं।
जैसे 320 रुपये अंकित करता है और 10% की छूट देता है। अगर 320 रुपये अंकित करता है तो अगर 10% का छूट देता है तो इसका मतलब 90% में बेचता है। तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 90% में बेचता है, अगर 320 रुपये अंकित है 10% छूट दिया तो 90% बेचता है विक्रय मूल्य। जब इतना रुपये विक्रय मूल्य होता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100/120, सेम इसी सवाल की तरह। ये जो सवाल था इसी की तरह हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसमें 320 रुपये अंकित मूल्य था, 10% छूट दिए तो 90% में बेचे, और जब ये इतना रुपये विक्रय मूल्य आ गया और जब विक्रय मूल्य इतना रुपये आया उसके बाद हमें 20% का लाभ होता है क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/120। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके सीधा हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो ये 100 से 100 कट गया, 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, और 4 से ये कितना बार में, 80 बार में। तो जो क्रय मूल्य आएगा 80 × 3 यानी 240 रुपये क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में करता है, उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, M1 × D1 × H1 बराबर M2 × D2 × H2। ठीक है, तो कितना आदमी है, 30 आदमी है, कितना घंटा ले रहा है, 5 घंटा ले रहा है, कितना दिन में, 16 दिन में। और 40 आदमी 6 घंटा काम करके मान चलिए x दिन में पूरा करेगा। तो ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 30 आदमी था, तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 से 2 बार में, 4 दूना 8 दूना 16 यानी x बराबर कितना जाएगा, 5 दूना 10 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 6 वर्ष पहले दो व्यक्ति पी की आयु का अनुपात 3:2 था, यानी 3x अनुपात 2x। ये कब था, 6 वर्ष पहले। तो प्रजेंट में इसमें 6 साल जोड़ देंगे। प्रजेंट में हम क्या करेंगे, उसके आयु में 6 साल जोड़ देंगे। तो ये वर्तमान का आयु आ गया, पी और क्यू के वर्तमान का आयु। अब क्या बोल रहा है, अब से 4 वर्ष बाद, अगर हम 4 वर्ष बाद का आयु निकालेंगे तो इसमें 4 हम ऐड कर देंगे, तो ये 4 वर्ष बाद का आयु आएगा। और ये 4 वर्ष बाद का जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है, यानी 8/7 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये 3x + 10 होगा, अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 21x + 70 हो जाएगा, बराबर ये 2x + 10 होगा, यानी 16x + 8 से गुना करेंगे इसको तो 16x + 6 × 80, तो ये 5x = 10। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। जब x बराबर 2 आया तो क्या चीज़ पूछ रहा है, p की आयु कितनी है। जब x बराबर 2 तो p की आयु 3 था, तो 3 दूना 6, 6 आयु कब का है, 6 वर्ष पहले का है। तो प्रजेंट में निकालने के लिए +6 कर देंगे, यानी 6 × 6 = 12, यानी p का जो वर्तमान आयु होगा वो 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। R019 अगर 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी पूर्णांक R का मान ज्ञात करें। तो अभी जस्ट बोले हैं कि जो 11 से नियम होता है उस सम अंक का योग 9 हो रहा है, विषम अंक का भी योग कितना होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, या तो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इसका और इसका जो अंतर है वो 0 या तो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे अगर इस दोनों का योग 9 होना चाहिए तो इसका मतलब R के वैल्यू में कितना होगा, 8 होगा, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ 9 होगा तभी तो इस दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के योग 9 है, जब अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 45 कम हो जाता है, बदली हुई संख्या ज्ञात करें। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। 45 का योग 9 हो रहा है, 45 में 4 5 का योग 9, 7 2 9, 6 3 9, 7 2 9, तो यानी ये चारों का चारों ऑप्शन पॉसिबल है। अब हम क्या करते हैं, संख्या को आपस में बदल लेते हैं, यानी 45 को अगर हम बदलेंगे तो 54 होगा, यानी ये संख्या बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 72 को बदलेंगे तो 27 हो जाएगा, तो ये घटा कितना का कमी हुआ, 5 और 4 6 45 का कमी हुआ, तो इसका मतलब जो संख्या होगा वो 72 हो जाएगा। अगर संख्या पूछता तो 72 इसका राइट आंसर होता, लेकिन बदली हुई संख्या पूछ रहा है तो 72 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 27 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, यदि सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपया है तो इसमें 5 पैसे के सिक्के का मूल्य ज्ञात करें।
जैसे इसमें टोटल 90 सिक्का दिया गया है, तो 5 पैसा का हम लोग, जैसे इसमें 5 पैसा कितना सिक्का ये पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 5 पैसा यानी 5/100, 5 पैसा का जो है वो मान लेते हैं एक्स सिक्का है, तो टोटल इतना रुपया हो जाएगा। और 10 पैसा का अब कितना टोटल सिक्का बचा, 90 माइनस एक्स बचा, एक्स 5 पैसा का हो गया तो 90 माइनस एक्स पैसा बचा, 90 माइनस एक्स सिक्का बता, और ये जो सिक्का होगा किसका होगा, 10 पैसा का, यानी 10/100 हो जाएगा इतना रुपये का। और ये दोनों रुपया मिलकर कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों 100 एलसीएम लेंगे तो ये उधर जाएगा, इधर बचेगा 5x प्लस 900 माइनस ये 10x बराबर ये 700 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 यहाँ एलसीएम लेंगे तो उधर जाएगा, तो 00 उधर चला जाएगा। अब ये -5x बराबर -200, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40, यानी जो 5 पैसे एक सिक्के की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 40, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। थैंक यू, बाय बाय।